So welcome everyone, welcome to this new lecture और आई थिंक ये लेक्चर 14 होने वाला है, 14 या 15th लेक्चर हमारे इस कोर्स का। और आज हम ब्लॉकचेन बेस्ड जितनी भी टेक्नोलॉजीज है उनको कवर करेंगे। यूपीएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये, राइट। सॉरी मैं इतने लेट ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ सेशन आज का। बहुत सारे ठीक है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है इस टेक्नोलॉजी से, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से। आप देख सकते हैं 2020 में इन्होंने क्वेश्चन पूछा था, राइट। ऐसे ही ये 2022 का आई थिंक ये क्वेश्चन पूछा हुआ था इन्होंने वेब 3.0 से, कि वेब 3.0 के बारे में इनमें से क्या क्या चीज़ें करेक्ट है। सेम ही ठीक है, सेम ही टेक्नोलॉजी पे ये सारी चीज़ें आपकी जो बिल्डअप हुई है, राइट। देन कुछ एक ऐसे क्वेश्चन आए हुए थे, जैसे यहाँ पे इन्होंने पूछ लिया कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बारे में जो रिसेंटली न्यूज़ में रहती है, ये स्टेटमेंट जो है आप कंसिडर कीजिए कि बिटकॉइंस क्रिप्टो करेंसी वर्क्स ऑन द ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। ये तो बिल्कुल इजी सा है, लेकिन ये देखो, इट इज़ अ डिसेंट्रलाइज्ड digital ledger that records transaction on thousands of computer globally in such a way that the registered transaction cannot be altered retrospectively। समझ रहे हो? अब देखो, अगर आपको इसकी जो है डिटेलिंग अगर आपको पता नहीं है कि एक्चुअल में ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी काम कैसे कर रही है, तो आप जो है इजीली इस चीज़ को आंसर नहीं कर पाएंगे, राइट। तो ये कुछ इस तरीके के क्वेश्चन ने प्रीवियस ईयर में चीज़ों पे पूछे हुए हैं। और एनएफटी को भी क्योंकि इसमें साथ में कवर करना है, आप यहाँ देखेंगे कि ये देखिए, सीएपीएफ में इन्होंने 2022 में पहले क्वेश्चन पूछा कि नॉन फंजिबल टोकन जो है, ये रिसेंटली न्यूज़ में थे, ये किस चीज़ से रिलेटेड है। और फिर 2022 में ही यूपीएससी ने सीएससी में ये क्वेश्चन पूछा कि नॉन फंजिबल टोकन जो है रिसेंटली न्यूज़ में थे, इनके बारे में क्या सी स्टेटमेंट सही है, कि है ना। इनको अब हम कवर करेंगे, अभी इन चीज़ों को डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, साथ में ज़रूर कवर करेंगे। लेकिन अभी के लिए ये समझ लो कि एक्चुअल में यहाँ से क्वेश्चन किस तरीके के पूछे जा रहे हैं। फॉर एग्जांपल ये फंडामेंटल कॉन्सेप्ट से पूछा है कि दे कैन बी ट्रेडेड और एक्सचेंज्ड एट इक्विवेलेंसी। क्या ये पॉसिबल है? नो। ठीक है, फट एनएफटी नॉन फंजिबल इसीलिए है क्योंकि इक्विवेलेंसी में इसको आप ट्रेड कर ही नहीं सकते हैं, समझ रहे हो? ठीक है, they can be traded, yes, but can be traded at equivalency, no, can be exchanged, no, trade is different, exchange is different। समझ रहे हो? सो दिस इज समथिंग जो कि हमें इसके बारे में थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए, थोड़ी डेप्थ में नॉलेज होनी चाहिए। और एक इंपॉर्टेंट चीज, सोल बाउंड, ठीक है, टोकन जो है, ये काफी ज्यादा न्यूज में है रिसेंटली चले हुए, राइट। क्योंकि एक इंडियन यूनिवर्सिटी ने जो है एनएफटी के फॉर्मेट में सर्टिफिकेट्स इशू किए हैं, राइट। तो सोल बाउंड टोकन एटसेट्रा, इस पे अब सीधा क्वेश्चन आ सकता है, और ये एनएफटी से बिल्कुल ठीक है, कुछ मायनों में फंडामेंटली डिफरेंट होते हैं। तो इन सब चीज़ों को अभी देखेंगे, राइट। ये सब क्वेश्चन हमने ऑलरेडी देख लिया है कि इट इज़ अ पब्लिक लेजर टेक्नोलॉजी दैट कैन इंस्पेक्ट नो सिंगल यूजर कंट्रोल। यहाँ भी देखो वही चीज़ कि वेब 3.0 enables people to control their own data, फिर कैन बी आई मीन बेस्ड ऑन ब्लॉकचेन, फिर ऑपरेटेड बाय यूजर्स कलेक्टिवली रेदर देन कॉर्पोरेशन। समझ रहे हो? तो वही उन्हीं उन्हीं कॉन्सेप्ट पे इन्होंने वेब 3.0 पे भी वही लाइंस इन्होंने चेप दी जो इन्होंने पहले ऑलरेडी 2020 में इन्होंने क्वेश्चन पूछा था ब्लॉकचेन पे, राइट। बेसिकली ये डिसेंट्रलाइज्ड टेक्नोलॉजीज हुई होती है। अब इनको ध्यान से, ठीक है, बहुत अच्छे से कवर करेंगे। देखो, सबसे पहले ब्लॉकचेन के बारे में इसकी कुछ फीचर आपको पता रहनी चाहिए। नंबर वन, ये डिसेंट्रलाइज्ड है। नंबर दो, ये शेयर्ड टेक्नोलॉजी है, अगर ये भी बोले तो ठीक है। अगला, ये इम्यूटेबल लेजर टेक्नोलॉजी है। इम्यूटेबल होने का मतलब क्या होता है, आगे हम देखेंगे। ये कुछ इसके, ठीक है, बेसिक फंडामेंटल चीजें हैं। अब ये काम कैसे कर रही है, ये जैसे ही हम समझेंगे हमें पता चल जाएगा कि इसे इम्यूटेबल हम क्यों कह रहे हैं, राइट। देन इसमें जो है आप किसी भी एसेट को, ठीक है, चाहे वो टेंजिबल हो या फिर इनटेंजिबल हो, उसके रिकॉर्ड्स मेंटेन कर सकते हैं। ब्लॉकचेन और कुछ भी नहीं है, बस ट्रांजैक्शन, ट्रांजैक्शन का मतलब यहाँ पे रिकॉर्ड से है। सिर्फ कैश वाली ट्रांजैक्शन नहीं होती है, पैसे की ट्रांजैक्शन नहीं होती है, रिकॉर्ड्स की ट्रांजैक्शन आप इसमें रिकॉर्ड कर सकते हैं बेसिकली। चाहे वो पेटेंट हो, कॉपीराइट हो, ब्रांडिंग हो, प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट हो, इन सब चीजों को आप ब्लॉकचेन में स्टोर कर सकते हैं डिसेंट्रलाइज्ड मैनर में, डिसेंट्रलाइज्ड मैनर में, राइट। अब देखो ध्यान से, ये ब्लॉकचेन एक्चुअल में काम कैसे कर रही है। ब्लॉकचेन का सिंपल बात है कि ठीक है, जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि ब्लॉकचेन में कुछ ब्लॉक्स की चेन बनी होगी। समझ रहे हो? ब्लॉकचेन में आपने कुछ नहीं करना है, बस ब्लॉक्स की चेन बनी होगी। इसी इसी पर्टिकुलर ब्लॉक के अंदर, इसी को हम कहेंगे लेजर, ठीक है, इसी को हम कहेंगे लेजर। ये जो ब्लॉक्स बने होंगे, इंफॉर्मेशन के ब्लॉक्स, इसको हम कहेंगे लेजर, राइट। पूरी एक ब्लॉकचेन क्रिएट होगी बिल्कुल ऐसे, राइट। और
इसी के अंदर जो है डिफरेंट डिफरेंट ब्लॉक्स क्रिएट हुए होंगे। मान लो कोई यूजर ए है, कोई यूजर बी है, कोई यूजर सी है, कोई यूजर डी है, राइट। मान लो इन चारों का आपने ब्लॉकचेन नेटवर्क बनाना हो, और अगर किसी पर्सन ए को इसमें कोई भी ट्रांजैक्शन की डिटेल अपनी ऐड करनी है, कोई भी ट्रांजैक्शन इस नेटवर्क में करनी है, तो इसके लिए एक लेजर क्रिएट होगा। बट ये बात समझना कि ये लेजर खुद ही क्रिएट नहीं हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि ए ने चाहा तो लेजर क्रिएट हो गया, नो। पर्सन ए पहले पूरे नेटवर्क में एक रिक्वेस्ट डालेगा कि आई वांट टू डू ए ट्रांजैक्शन। फॉर एग्जांपल, अगर है ना, अगर एक बिटकॉइन की ट्रांजैक्शन देनी है, तो ये सबसे पहले यहाँ पे ठीक है एक रिक्वेस्ट डालेगा कि आई वांट टू डू ए ट्रांजैक्शन। अब इसकी रिक्वेस्ट को यहाँ पे वेरीफाई किया जाना है। पर्सन बी, पर्सन सी, पर्सन डी, इन तीनों के पास यहाँ पे ऑप्शन होगा कि ये इसकी ट्रांजैक्शन को वेरीफाई करे। पहले इसके ब्लॉक ऐड होने से पहले मिनिमम 51% लोगों के वोट आने चाहिए। समझ लो, मिनिमम 51% के लोगों के, जो इस ब्लॉकचेन में ब्लॉक्स को कंट्रोल कर रहे हैं बेसिकली, उन मिनिमम 50%, 51% लोगों के इसके पक्ष में वोट आने चाहिए। अब ये वोट देने की भी अलग टेक्नोलॉजीज है, आगे हम देखेंगे। प्रूफ ऑफ वर्क टेक्नोलॉजी और प्रूफ ऑफ स्टेक टेक्नोलॉजी आगे देखेंगे हम एक्चुअल में इनके बीच में डिफरेंस क्या है। अभी के लिए ये समझो कि टोटल जितनी ब्लॉकचेन है, इस पूरी ब्लॉकचेन के 51% यूजर्स, ठीक है, उनकी एक तरीके से इसे परमिशन मिलनी चाहिए कि यस, नया जो है, नया ब्लॉक आपका जो है वो ऐड होना चाहिए, राइट। 51, या फिर इसे कहें 50% प्लस 1 यूनिट मोर, है ना, उसकी परमिशन इसे मिलनी चाहिए। जैसे ही वो परमिशन मिली, इसकी ट्रांजेक्शन का एक नया ब्लॉक यहाँ ऐड हो गया। एक बात ध्यान में रखना है, जैसे ही ये ब्लॉक ऐड हुआ, ये अनअल्टरेबल हो जाता है। आप फिर इसे एडिट नहीं कर सकते, ये बात ध्यान में रखनी है। आप इसे फिर उसके बाद प्रोस्पेक्टिवली आप इसे एडिट कर ही नहीं सकते, बिल्कुल भी नहीं। मान लो अगर ट्रांजैक्शन में एरर आ गया, तो आपको एक नया लेजर, एक नया ब्लॉक क्रिएट करना पड़ेगा, एक न्यू ब्लॉक क्रिएट करना पड़ेगा नई ट्रांजैक्शन की डिटेल के साथ। समझ रहे हो? सो दैट मीन्स, और अगेन ये ऐसे मत समझो कि यहाँ कोई, ठीक है, कोई वेरीफायर बैठा होगा, ये कंप्यूटर खुद कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि इंसान बैठा होगा, ठीक है, यहाँ से रिक्वेस्ट जाएगी, एक अप्रूव करेगा, फिर दूसरे के पास जाएगी, दूसरा करेगा, तब तो भाई लग गए 10 साल, 100 साल, 1000 साल इसमें। ये कंप्यूटर्स कर रहे हैं। कंप्यूटर कुछ मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स सॉल्व करते हैं इन्हीं चीज़ों को, ठीक है, ये सब चीज़ें करने के लिए कुछ मैथमेटिकल प्रॉब्लम उन्हें जो है सॉल्व करनी पड़ती है, ताकि ये लेजर की परमिशन वो दे सके, राइट। और इसी को हम कहते हैं, उसके बाद ठीक है आगे देखेंगे हम क्रिप्टो माइनिंग का क्या एक्चुअल में कॉन्सेप्ट है, ठीक है। ये भी इसी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, प्रूफ ऑफ वर्क और प्रूफ ऑफ स्टेक टेक्नोलॉजी। आपको बात समझ में आ गई कि एक्चुअल में ये किस तरीके से आपकी काम कर रही है कोई भी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। सिंपल बात, जिसने भी अपना लेजर ऐड करना है, वो सबसे पहले पूरे नेटवर्क में अपनी रिक्वेस्ट डालेगा, फिर नेटवर्क के लोग जो है, ठीक है, इसे वैलिडेट करेंगे, इसकी रिक्वेस्ट को वैलिडेट करेंगे। वैलिडेशन की हमारे पास डिफरेंट टेक्नोलॉजीज है, अभी के लिए समझो कौन कौन सी है, प्रूफ ऑफ वर्क और प्रूफ ऑफ स्टेक। ये क्या होती है आगे देखेंगे, राइट। तो डिफरेंट टेक्नोलॉजीज है, दोनों टेक्नोलॉजीज में दो, ठीक है, टेक्निक्स दो अलग है, लेकिन दोनों में एक शर्त है कि मिनिमम 50% जो है वोटिंग मिलनी चाहिए इसके पक्ष में, तभी इसका जो है एक लेजर, डिसेंट्रलाइज्ड लेजर इसमें क्रिएट होगा। जैसे ही ब्लॉक नया ऐड हो गया, जैसे ही ये ब्लॉक नया ऐड हुआ, उसके बाद भाई ये अनअल्टरेबल बन जाता है, यहाँ से वो स्टेटमेंट देगा, उसके बाद ये अनअल्टरेबल बन जाता है। अगर आपको नया ब्लॉक ऐड करना है ना, अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन एडिट करनी है, तो आपको फिर से एक न्यू ब्लॉक ऐड करना पड़ेगा। इसीलिए तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को टेम्परिंग, ठीक है, टेम्परिंग से एकदम आप कह सकते हैं नंबर वन यहाँ से क्वेश्चन पता कैसे बनाएगा वो। नंबर वन क्वेश्चन यहाँ से बनेगा कि क्या ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है, ये इंडिविजुअल की प्राइवेसी को, ठीक है, क्या ये प्राइवेसी को प्रोटेक्ट कर पा रही है, या फिर क्या ये प्राइवेसी ओरिएंटेड है? नो, 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 नेवर। यहाँ पे आदमी खिला खाएगा, आदमी सोचेगा कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है, प्राइवेसी भी बहुत नया सा कॉन्सेप्ट है, तो यस, हाँ होना चाहिए। नो, इट इज़ नॉट प्राइवेसी फ्रेंडली एट ऑल। ये इसका एक बड़ा नुकसान भी है। वाई? क्योंकि भाई नेटवर्क में सारे लोग, पूरे ब्लॉकचेन नेटवर्क में सभी लोगों को ये पता है कि कौन सा नया ब्लॉक ऐड हुआ है। इनफैक्ट इन्हीं की परमिशन से नया ब्लॉक ऐड हुआ है। समझ रहे हो बात को? सो नंबर वन ये बात ध्यान में रखनी है कि नो, इट इज नॉट ए प्राइवेसी फ्रेंडली। नंबर दो बात, कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का डेटा बहुत सिक्योर होता है, ये जरूर है।
डाटा सिक्योरिटी का मतलब ये नहीं है कि डाटा प्राइवेट होना। डाटा बहुत सिक्योर होने का मतलब है कि इसमें टेम्परिंग बहुत मुश्किल है। इज इट इम्पॉसिबल? नो। आगे हम देखेंगे इवन साइबर अटैक्स भी हुए हैं। इज इट इम्पॉसिबल? नो। बट जो इसकी टेम्परिंग है डेटा की, नॉर्मली नॉर्मली, क्योंकि देखो जो भी चीज़ एन्क्रिप्शन बेस्ड है, ठीक है, जो भी चीज़ साइबर स्पेस में है, इट इज़ ऑलवेज 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 वल्नरेबल टू साइबर थ्रेट्स। लेकिन बावजूद इसके जो डेटा है, डेटा इसका बहुत सिक्योर रहता है ना। नॉर्मली अगर देखें, नॉर्मल डेटा स्टोरेज की अदर फैसिलिटीज़ के मुकाबले ये काफ़ी सिक्योर डेटा रहता है। राइट, वो कैसे? क्योंकि भाई अगर आपको कोई भी, आपको इसमें अगर ब्लॉक अल्टर करना है, तो आप उसे, ठीक है, बाद में आप उसे चेंज नहीं कर सकते। एक बार अगर ब्लॉक ऐड हो गया, एक बार डेटा ऐड हो गया, आप उसके साथ टेम्परिंग नहीं कर सकते। आपको फिर से नया ब्लॉक ऐड करना पड़ेगा और उसके लिए नए सिरे से परमिशंस लेनी पड़ेगी। तो जैसे ही ये वैलिडेटर्स यहाँ पे डिटेक्ट करे कि भाई साहब कोई गड़बड़ होने वाली है, तो ये वैलिडेट करेंगे ही नहीं फिर। जैसे ही इन्हें लगे कि यस कोई टेम्परिंग होने होने वाली है और नया डेटा जो डाला जा रहा है उसमें मेलिशियस रिकॉर्ड्स है कुछ, तो ये उसे जो है होने ही नहीं देंगे। इसीलिए काफ़ी काफ़ी प्रोटेक्टेड एक तरीके से ये टेक्नोलॉजी मानी जाती है। राइट, नॉट नेसेसरली प्राइवेसी फ्रेंडली, बट इट इज़ it is basically quite protected technology when it comes to right tampering in the data। ये कुछ बातें जो है आपको पता होनी चाहिए। राइट, अब आपको ये सारी चीजें पता चल गई कि एक्चुअल में ये डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी से क्यों कहते हैं, डिसेंट्रलाइज्ड इसे क्यों कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि देखो, क्योंकि ये इसमें जो भी आपका जो लेजर ऐड हो रहा है, जो भी लेजर ऐड हो रहा है, ये आपके कंप्यूटर के एंड पे, ठीक है, इस पूरी ब्लॉकचेन को कोई एक आदमी कंट्रोल नहीं कर रहा है। सभी लोग जो इस ब्लॉकचेन में पार्टिसिपेंट है, ऑल नोड्स ए बी सी डी, सारे लोग जो इस ब्लॉकचेन में पार्टिसिपेंट है, दे आर एबल टू मेक डिसीजंस। समझ लो, दे आर एबल टू मेक डिसीजंस। उनसे परमिशन मांगी जाती है। इट मीन्स इट इज नॉट कंट्रोल्ड बाय अ सिंगल अथॉरिटी। सभी लोग यहाँ पे वोटिंग कर रहे हैं एक तरीके से। राइट, वोटिंग कहें या फिर इसे हम कहें, सभी लोगों के पास अथॉरिटी है, जो जो ब्लॉकचेन में है उनके पास अथॉरिटी है कि वो एक वैलिडेटर के तौर पे यहाँ पे अपना काम करें। राइट, इसीलिए, राइट, और इसमें जो डेटा स्टोर हो रहा है वो कहीं सेंट्रल फैसिलिटी में नहीं हो रहा है। ये भी बात ध्यान में रखनी है कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में कोई इनका सेंट्रल डेटाबेस नहीं है। जैसे गूगल का अपना क्लाउड सॉफ्टवेयर रहते हैं, ठीक है, जो गूगल क्लाउड है उसके अपने डेटाबेसेस है बहुत बड़े बड़े। राइट, तो जो गूगल डेटा सेंटर्स है, वैसे किसी भी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के आपको डेटा सेंटर नहीं मिलेंगे। राइट, ये एक डिसेंट्रलाइज्ड फंक्शन है। ये जो जो लोग ब्लॉकचेन में पार्टिसिपेंट है उनके कंप्यूटर में डेटा डिसेंट्रलाइज्ड मैनर में स्टोर हो रहा है, आपके कंप्यूटर में, उसके कंप्यूटर में, उसके कंप्यूटर में। राइट, सो ये बात आपको कुछ जो है ध्यान देनी है। This is basically your distributed ledger technology. This is why it is called as a distributed ledger technology. Transactions are recorded only once, eliminating the duplication of effort. Right? ये हमने already देख लिया। दूसरा कि immutable records, वो हमने right, this is why it is called as an immutable technology. Why? Because tampering is not very easy. अगर कोई एरर होता है तो आपको नई ट्रांजेक्शन नए सिरे से करनी पड़ेगी। अर्लियर ब्लॉक में आप जो है टेम्परिंग नहीं कर सकते। राइट, इसी चीज पे ये देखो, ये क्वेश्चन पूछा था कि डिसेंट्रलाइज्ड लेजर टेक्नोलॉजी दैट रिकॉर्ड्स ट्रांजैक्शन ऑन थाउजेंड्स ऑफ कंप्यूटर ग्लोबली इन सच ए वे दैट रजिस्टर्ड ट्रांजैक्शन कैन नॉट बी अल्टर्ड रेट्रोस्पेक्टिवली। यही तो वो बात है। ठीक है, बोथ 1 and 2 इज आंसर। क्लियर? ये पूरा प्रोसेस हमने ऑलरेडी देख लिया कि ब्लॉक कैसे इसमें ऐड हो रहा है। अगली बात देखो, जो भी ये यहाँ पे ट्रांजैक्शन हो रही है, मान लो पर्सन ए ने यहाँ रिक्वेस्ट करी कि मुझे अपना ब्लॉक ऐड करना है, ठीक है, नया ब्लॉक अपना ऐड करना है। तो जो ये रिक्वेस्ट हुई, अब हो सकता है कि बीच में जो साइबर, क्योंकि ये डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम है, अब डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम में पॉसिबिलिटी है कि यहाँ जो ये प्रोसेसिंग करने वाला नोड कोई बैठा हुआ है, यही साइबर अटैकर हो, है ना। और मान लो अगर आपने ये रिक्वेस्ट यहाँ पे एनक्रिप्ट नहीं करी, जो रिक्वेस्ट यहाँ से जा रही है, अगर ये रिक्वेस्ट आपने एनक्रिप्ट नहीं करी, तो डेफिनेटली जो साइबर अटैकर होगा वो इस तरीके की रिक्वेस्ट का किसी भी तरीके से मेलिशियस यूज कर सकता है। मान लो इसने, पर्सन ए ने रिक्वेस्ट करी कि आई वांट टू डू ए ट्रांजैक्शन ऑफ 1 बिटकॉइन, है ना, और मैं ये ट्रांजैक्शन पर्सन सी को करना चाहता हूँ। मान लो इसने ये रिक्वेस्ट करी कि ये रिकॉर्ड जो है ऐड कर दो, मेरा एक लेजर इस तरीके का ऐड कर दो। तो ये मान लीजिए कि अगर यहाँ पे बीच में किसी, है ना, किसी एक नोड में बैठा हुआ कोई साइबर अटैकर है, ये रिक्वेस्ट उसके पास भी जाती है, और अगर ये एनक्रिप्टेड
रिक्वेस्ट नहीं है, अगर ये सिक्योर्ड रिक्वेस्ट नहीं है, तो डेफिनेटली वो अपने किसी एक ऐसे टूल का यूज करके इस पूरी रिक्वेस्ट को ही चेंज कर सकता है ना? वो बोलेगा कि हाँ, ये सी की जगह बिटकॉइन मुझे भेज दो। तो उस तरीके से ये है ना, इसकी सिक्योरिटी का एक बड़ा इशू रह जाएगा। इसीलिए ये कुछ एक एन्क्रिप्शन का यूज करते हैं अपनी सिक्योरिटी के लिए। जो भी ट्रांजैक्शन की रिक्वेस्ट इसमें जाएगी, जो भी कम्युनिकेशन होगी, उसके लिए ये हैश एन्क्रिप्शन का यूज करते हैं। यहाँ से क्वेश्चन वो यही बनाएगा कि हैश एन्क्रिप्शंस which are usually seen in news are seen with respect to which of the following. This is basically not just ठीक है, ये सिर्फ ब्लॉकचेन में ही यूज नहीं हो रहा है, ये अदर जितनी भी नेटवर्क टेक्नोलॉजीज है, बहुत सारी जगह आपको हैश एन्क्रिप्शन यूज देखने में ठीक है मिलेंगे। फॉर एग्जांपल ये एक एल्गोरिदम है SHA 256। तो मैक्सिमम जितनी भी आपकी ब्लॉकचेन बेस्ड टेक्नोलॉजीज है, वो इस हैश एनक्रिप्शन का ठीक है, ये नाम है बेसिकली एल्गोरिदम का, वो इस तरीके के एल्गोरिदम्स का यूज कर रहे हैं। ये कैटेगरी है एक एल्गोरिदम की SHA 256। तो दिस इज बेसिकली व्हाट, ये सिक्योर करने के लिए, एनक्रिप्ट करने के लिए, हैशिंग और एनक्रिप्शन ऑफ द सिक्योर डेटा, उस सिक्योर डेटा को एनक्रिप्ट करने के लिए बेसिकली हैश एनक्रिप्शन का यूज किया जाता है, राइट। तो इसमें जो भी आपका सेंडर का एड्रेस है ना, और जो रिसीवर का एड्रेस है, और जो ट्रांजैक्शन की डिटेल है, इन सबको एनक्रिप्ट किया जाता है, राइट। एनक्रिप्शन मतलब कोडिफिकेशन, है ना, एक तरीके से डिजिटल कोड इसमें असाइन किया जाएगा। तो जो रिक्वेस्ट होगी वो डायरेक्ट नहीं भेजी जाएगी, एक कोडिफाई करके भेजी जाएगी। ए ने यहाँ से रिक्वेस्ट भेजी, ठीक है, और वो नेटवर्क में अलग अलग जगह डिफरेंटली कोडिफाई होकर के जाएगी, राइट, ताकि बीच में किसी तरीके की कोई डेटा की थेफ्ट वहाँ पे ना हो सके। दिस इज बेसिकली हैक वगैरह को अवॉइड करने के लिए हैश एनक्रिप्शन का यूज किया जाता है। तो यहाँ से अच्छा क्वेश्चन बनेगा कि व्हाट इज दिस, बेसिकली हैश एनक्रिप्शन क्या है। अगली बात, फिर आता है क्रिप्टो माइनिंग। ये माइनिंग का कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, वाई, क्योंकि रिसेंटली जो आई थिंक यस भूटान है, भूटान ने रिसेंटली सिंगापुर की एक कंपनी है, वो नाम याद रखना जरूरी नहीं है, राइट। तो सिंगापुर की एक कंपनी के साथ इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया अराउंड $500 मिलियन का, ठीक है, कि हम लोग जो है भूटान में ये एक माइनिंग सेंटर, ठीक है, क्रिप्टो माइनिंग की फैसिलिटी वहाँ पे इस्टेब्लिश करना चाह रहे हैं। माइनिंग से रिलेटेड वो बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन बनाए गए, ठीक है, कि क्रिप्टो माइनिंग के बारे में कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। नंबर वन, आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि ये बहुत ही ज़्यादा एनर्जी कंजम्पशन, ठीक है, एनर्जी इंटेंसिव ये चीज़ है। इसीलिए अगर वो बोले कि क्रिप्टो माइनिंग इज जीरो कार्बन या फिर कार्बन न्यूट्रल, तो नो, ये काफी पोल्यूशन भी कॉज करती है क्रिप्टो माइनिंग। कैसे, आगे हम देखेंगे कैसे। सिंपल बात कि एनर्जी इंटेंसिव है, तो ये बहुत ज्यादा एनर्जी खा रही है, राइट। इनफैक्ट इतनी एनर्जी खा रही है कि ये आई थिंक 2021 या 2022 की ये न्यूज़ थी, ईरान ने क्रिप्टो माइनिंग वहां पे शुरू कर दी थी एक तरीके से साइड इनकम के लिए। तो तेहरान में बिल्कुल लाइट तक चली गई पूरे शहर में, जो तेहरान है वो पूरी सिटी में ब्लैकआउट हो गया, और हर जगह खबरी दुनिया में फैली कि भाई साहब क्रिप्टो माइनिंग की वजह से माइनर्स ने इतनी लाइट वहां पे बिजली खा ली कि वहां के जितने नेटवर्क्स थे, ठीक है, जो आपके सप्लाई लाइंस थी इलेक्ट्रिसिटी की, वो सारी उस टाइम पे ब्रेक हो गई, राइट। तो ये इंपॉर्टेंट कुछ बातें हैं माइनिंग के बारे में जानना। अब ये माइनिंग क्या है, हमने पीछे देखा, ये जो यहाँ पे ब्लॉक ऐड हो रहा था ना, ये जो यहाँ पे ब्लॉक ऐड हो रहा है, ये जो ब्लॉक ऐड हो रहा है, ये जो ब्लॉक ऐड हो रहा है, ये ब्लॉक ऐड हो रहा है, ये ब्लॉक ऐड हो रहा है, हमने देखा ये खुद ब्लॉक ऐड नहीं हो रहा है, इसके लिए वैलिडेशन की जरूरत है ना। सॉरी 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 कीप, ओके, सॉरी गाइस, सॉरी सॉरी। हाँ, तो हम क्या कह रहे थे, हम कह रहे थे कि जो भी, हाँ ओके, जो भी ये यहाँ पे ब्लॉक ऐड हो रहा है, उसके लिए वैलिडेशन की जरूरत है। अब ये वैलिडेट कौन कर रहा है, ये बेसिकली कंप्यूटर कर रहे हैं, खुद कंप्यूटर कर रहे हैं। पर किसके कंप्यूटर, ये आप लोगों के, है ना, पर्सन ए के, पर्सन बी के, पर्सन सी के, पर्सन डी के, इन सबके कंप्यूटर मिल करके ये वैलिडेट कर रहे हैं, राइट। इस वैलिडेशन के प्रोसेस को नंबर वन, नंबर दो, वैलिडेशन के बाद इस नए ब्लॉक के ऐड होने के प्रोसेस को, इसी को हम कहते हैं क्रिप्टो माइनिंग। और इस पूरे प्रोसेस में वैलिडेशन में, क्योंकि वैलिडेट करने के लिए इनको हर बार एक मैथमेटिकल जो है एक पजल इन्हें सॉल्व करना पड़ता है, एक तरीके से मैथमेटिकल कोई कोई इनको क्वेश्चन, कोई पजल इनको मिल जाएगा, बेसिकली कंप्यूटर्स को वो सॉल्व करना पड़ता है।
उसी के बाद इसमें एक नया ब्लॉक ऐड हो रहा है नॉर्मली। सो ये वैलिडेशन का प्रोसेस और एडिशन ऑफ न्यू ब्लॉक का प्रोसेस, इसी को हम कहते हैं क्रिप्टो माइनिंग, राइट। और इसमें प्रोसेसिंग बहुत ज़्यादा लगती है, हैवी प्रोसेसिंग लगती है बहुत, है ना। काफ़ी एकदम सुपर कंप्यूटर इसमें आपके लगते हैं, राइट, अगर अच्छे तरीके से आपको क्रिप्टो माइनिंग करनी हो। हालांकि ये एक बड़ा बिजनेस भी हो गया है, ठीक है। मैं एक दिन देख रहा था, एक अफगानिस्तान पे डॉक्यूमेंट्री बनी हुई थी। अफगानिस्तान में या फिर आई थिंक वो अफगानिस्तान या कजाकिस्तान के एरिया के आसपास, इस पूरे सेंट्रल एशिया पे बेसिकली वो डॉक्यूमेंट्री बनाई हुई थी कि जो इस तरीके के एरियाज हैं वहाँ पे क्रिप्टो माइनिंग किस तरीके से इनकम का एक नया सोर्स के तौर पे उनके लिए उभर रहा है। तो देयर वाज ए लेडी जिसने क्रिप्टो माइनिंग की फैसिलिटी, आई थिंक इट वाज अबाउट कजाकिस्तान एटसेट्रा कहीं पे, जिसने अपनी क्रिप्टो माइनिंग की फैसिलिटी चला के रखी हुई थी। उसका काम ही यही है क्रिप्टो माइनिंग करना, वहीं से उसकी इनकम आ रही है। तो जैसे ही एक नया ट्रांजैक्शन ऐड होती है, राइट, तो जो माइनर्स हैं, माइनर्स मतलब जिन्होंने वेरीफाई किया, जिन्होंने वैलिडेट किया, तो जो वैलिडेटर्स हैं, जिसने जल्दी, जिसने पहले अपना वो मैथमेटिकल पजल सॉल्व किया, राइट, तो उसको उसके अकॉर्डिंग, उसके पार्टिसिपेशन के अकॉर्डिंग एक जो है क्रिप्टो एसेट वहाँ पे दिया जाता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल 0.1 बिटकॉइन दिया जाएगा, ठीक है। वो खुद ही इनके ऐड हो जाता है, इसका मैकेनिज्म कुछ ऐसा बना हुआ है। इस पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं माइनिंग, और ये इनकी इनकम हो जाती है माइनर्स की, जो भी यहाँ पे वैलिडेटर्स आगे बैठे हुए हैं, राइट। तो माइनिंग इन्वॉल्व्स generating the hash or a block transaction which is tough to forge, thereby ensuring the safety of entire blockchain विदाउट नीडिंग अ सेंट्रल सिस्टम, राइट। तो एक तरीके से प्रोसेसर आप दे रहे हैं पूरे ब्लॉकचेन को अपना, अपने कंप्यूटर का, कि यस हमारा प्रोसेसर लो लो और इसका यूज करके आप माइनिंग कर लो। तो ब्लॉकचेन माइनर्स अटेम्प्ट टू सॉल्व द मैथमेटिकल पजल व्हिच इज रेफर्ड टू एज प्रूफ ऑफ वर्क प्रॉब्लम। अब यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, ये जो प्रूफ ऑफ वर्क और प्रूफ ऑफ स्टेक टेक्नोलॉजी है, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। और रिसेंटली काफ़ी ज़्यादा ये न्यूज़ में रही थी। मैं आपको बताता हूँ, ये देखो, ये पुरानी न्यूज़ नहीं है, 1 महीने पहले की न्यूज़ है। अंडरस्टैंडिंग द स्टेकिंग इन क्रिप्टो करेंसी, इकोनॉमिक टाइम्स में ये छपा हुआ था कि एक्चुअल में ये स्टेकिंग क्या है, एक्चुअल में प्रूफ ऑफ स्टेक टेक्नोलॉजी क्या है। बहुत नई टेक्नोलॉजी आई हुई है। इथेरियम ने ऑलरेडी ये प्रूफ ऑफ स्टेक टेक्नोलॉजी को प्रूफ ऑफ वर्क के मुकाबले, ठीक है, इसकी जगह प्रूफ ऑफ स्टेक टेक्नोलॉजी को ले लिया है। पहले मोस्ट ऑफ द क्रिप्टो करेंसी प्रूफ ऑफ वर्क को लेती थी। अब ये काम कैसे कर रहे हैं आगे देखेंगे हम, राइट। प्रूफ ऑफ वर्क, प्रूफ ऑफ स्टेक, एक्चुअल में देखो क्या है दोनों का मतलब यही है कि मान लो कोई पर्सन A B C D, ठीक है, 4 लोग हैं। अगर ए को कोई ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करनी है तो इसे नया लेजर क्रिएट करना होगा, बिल्कुल सही बात है। हमने ये देखा कि जो अर्लियर मॉडल अभी तक हमने देखा उसमें हमने ये देखा कि जो B C D है, इनमें से इनमें से जो सबसे पहले जो सबसे पहले माइनिंग करेगा, राइट। मतलब अगर हमें यहाँ पे ऐड करवाना है तो हमें मेजोरिटी की, जो है मेजोरिटी मतलब 51% लोगों की, या फिर 51% नोड्स की पार्टिसिपेशन चाहिए, उनकी हामी चाहिए, उनका कंसेंट चाहिए, तभी जा करके नया ब्लॉक यहाँ पे ऐड होगा। दैट मीन्स कि मान लो अगर बी और सी ने पहले कंसेंट दे दिया, समझ लो, तो इनके कंप्यूटर्स ने वो प्रोसेस किया हुआ है, राइट। इनके कंप्यूटर ने प्रोसेसिंग की, उसमें उसका एनर्जी भी लगी, प्रोसेसर भी लगा, इन्होंने वो मैथमेटिकल प्रॉब्लम सॉल्व करी, मतलब इन्होंने काम किया, तब जाकर के इनको ये अथॉरिटी मिली कि यस यू बेसिकली वैलिडेट द ट्रांजैक्शन, समझ लो। इसको हम कहते हैं प्रूफ ऑफ वर्क। इट मीन्स एक तरीके से ये याद रखो कि प्रूफ ऑफ वर्क में आप काम करके, जो बंदा काम करेगा इस पूरी ब्लॉकचेन में, वो वैलिडेट करेगा, बेसिकली वो, उसको माइनिंग का क्रेडिट मिलेगा। जो सबसे पहले वो मैथमेटिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेगा, उसे वो माइनिंग का क्रेडिट मिलेगा, समझ लो। दिस इज कॉल्ड एज प्रूफ ऑफ वर्क टेक्नोलॉजी। एक होती है प्रूफ ऑफ स्टेक। प्रूफ ऑफ स्टेक में यही पर्सन ए, अगर, है ना, अगर कोई पर्सन ए अपना नया ब्लॉक ऐड करना चाह रहा है, तो B C D में, इनमें से जिस जिन 2 लोगों के, या फिर जिस, इवन अगर मान लो डी का 51% शेयर है पूरी ब्लॉकचेन में, ठीक है, जितने भी इंफॉर्मेशन या जितने भी लेजर ऐड हुए हैं, उनमें सबसे ज्यादा लेजर या 51% इससे ज्यादा के लेजर डी के ही हैं। इट मीन्स डी इज द डोमिनेंट प्लेयर इन द एंटायर ब्लॉकचेन। तो अब क्या होगा,
सिर्फ डी अपने स्टेक के बेसिस पे कह देगा कि हाँ मेरे पास तो 51% से ज़्यादा स्टेक है, मैं हामी भरता हूँ, ठीक है, तुम ऐड कर लो अपना, मैं ही दे रहा हूँ अपना कॉन्सेंट। इट मीन्स जिसके पास ज़्यादा स्टेक है वो बेसिकली यहाँ पे स्टेक के बेसिस पे कॉन्सेंट मिल रहा है, यहाँ वर्क के बेसिस पे कॉन्सेंट मिल रहा है, समझ रहे हो? दिस इज योर प्रूफ ऑफ वर्क एंड प्रूफ ऑफ स्टेक। ये देखो प्रूफ ऑफ वर्क में मैथमेटिकल डिफिकल्ट पजल पहले सॉल्व करना पड़ रहा है, फिर जिसने 51% अपनी हामी भरी मैथमेटिकल पजल सॉल्व करके, ठीक है, उसे वहां पे माइनिंग का क्रेडिट मिल गया। दिस इज बेसिकली योर प्रूफ ऑफ वर्क टेक्नोलॉजी। तो मतलब अगर नया लेजर ऐड होना है तो यहाँ ज़्यादा टाइम लगेगा, ये टाइम कंज्यूमिंग होगा, क्यों? क्योंकि भाई है ना 51% लोगों से, जो काम करने वाले लोग हैं, एक तरीके से लोग का मतलब यहाँ पे कंप्यूटर्स हैं, जो काम कर रहे हैं कंप्यूटर, प्रोसेस कर रहे हैं कंप्यूटर, उन तक आपको रिक्वेस्ट पहुंचानी पड़ेगी, वो फिर प्रोसेस करेंगे, डिपेंड करता है कि वो कितना जल्दी मैथमेटिकल पजल सॉल्व करे, तब जाकर के आपका लेजर इसमें ऐड होगा। बट प्रूफ ऑफ स्टेक में तो ऐसा है ही नहीं। सिंपल बात, जिसके पास 51% स्टेक होगा, एक पर्सन के पास, दो के पास, 10 के पास, 100 के पास, 1000 के पास, तो सिर्फ है ना आपको बस 51% स्टेक वाले लोग पकड़ने हैं, वो अपना कंसेंट दे देंगे, राइट, वो आपकी ट्रांजेक्शन वैलिडेट कर देंगे, आपका जो ये है लेजर ऐड हो जाएगा। सिंपल बात, मतलब यहाँ पे कोई खास आपकी डीप प्रोसेसिंग की जरूरत नहीं है, कोई माइनिंग की यहाँ पे जरूरत है ही नहीं, यहाँ सिर्फ वैलिडेट हो रहे हैं, आपकी ट्रांजैक्शन वैलिडेट हो रही है बस, राइट। किसके बेसिस पे? स्टेक के बेसिस पे। जिन लोगों के पास ज्यादा स्टेक, उनके पास ज्यादा वोटिंग राइट, वो ज्यादा वैलिडेट करेंगे आपके आपके किसी भी रिकॉर्ड को। इट मीन्स, अब देखो यहाँ पे ध्यान से एक बात और, कि ज्यादा डिसेंट्रलाइज्ड कौन है? ऑब्वियसली प्रूफ ऑफ वर्क। इट मीन्स, है ना, प्रूफ ऑफ वर्क का मतलब है कि यहाँ पे आपको स्टेक पे डिपेंड नहीं करना पड़ रहा है, यहाँ हर आदमी की अपनी इज्जत है, जो जितना काम करेगा उसे उतनी वोटिंग राइट या फिर उसे उतनी माइनिंग क्रेडिट मिलेंगे, जो जितना काम करेगा। यहाँ तो स्टेक के बेसिस पे है। मान लो कोई, ठीक है, इलॉन मस्क जैसा आदमी आ गया, उसने इथेरियम की ब्लॉकचेन का आधा हिस्सा खरीद लिया खुद, तो वो तो पूरी इथेरियम को ही फिर डोमिनेट करना शुरू कर जाएगा। वो बोलेगा कि ठीक है मेरे पास 51% स्टेक है, मैं किसी को भी अंदर ले लूँ, किसी का भी ब्लॉक बाहर कर दूँ, समझ रहे हो? तो ये कम डिसेंट्रलाइज्ड है, ये ज़्यादा डिसेंट्रलाइज्ड है। यहाँ एनर्जी ज़्यादा कंज्यूम होगी, यहाँ एनर्जी कम कंज्यूम होगी, यहाँ टाइम ज़्यादा लगेगा, यहाँ टाइम कम लगेगा। इंपॉर्टेंट बात, ये सिक्योर ज़्यादा है। प्रूफ ऑफ वर्क, हालांकि प्रूफ ऑफ स्टेक न्यू टेक्नोलॉजी है, बावजूद इसके इसकी ये इतनी सारी खामियां हैं। प्रूफ ऑफ वर्क सिक्योर ज़्यादा है, वो क्यों? क्योंकि भाई साहब 51% नोड से गलती नहीं होगी, है ना। हमने पीछे देखा था कि ब्लॉकचेन को सिक्योर टेक्नोलॉजी, मतलब कंपैरेटिवली सिक्योर क्यों माना जा रहा है? क्योंकि आपको हर किसी से, हर दूसरे, ठीक है, लेजर के ओनर से परमिशन लेनी पड़ेगी अगर आपको अपना लेजर ऐड करना है। हर दूसरे नोड से परमिशन लेनी पड़ेगी, हर दूसरे कंप्यूटर से परमिशन लेनी पड़ेगी, राइट। अब देखो यहाँ पे प्रूफ ऑफ वर्क में रियली जो कंप्यूटर काम कर रहे हैं वो परमिशन दे रहे हैं, वो परमिशन दे रहे हैं इधर, राइट। लेकिन यहाँ प्रूफ ऑफ स्टेक में ऐसी जो परमिशन का मैकेनिज्म है वो कौन दे रहा है? जिसके पास 51% से ज्यादा स्टेक होंगे। इट मीन्स कोई आकर के मेलिशियस यूजर आकर के 51% स्टेक यहाँ पे ले ले, ऑक्युपाई कर ले, उसके बाद वो कुछ भी उखाड़ सकता है इस ब्लॉकचेन का। सिंपल बात, समझ रहे हो बात को? दिस इज द थिंग जो आपको ध्यान में रखनी है। कौन ज़्यादा पावर कंज्यूम करता है, ठीक है, कौन कम करता है, ये चीज़ें जो है यहाँ से सिंपल बातें हैं। यही प्रोज कॉन यहाँ पे मैंने, ठीक है, नोट करके रखे हुए हैं, आप ये देख सकते हैं कि कंपटीशन कहाँ ज़्यादा है, डेफिनेटली प्रूफ ऑफ वर्क में, है ना। क्रिप्टो करेंसी रिवॉर्ड्स माइनर को मिलते हैं यहाँ पे, है ना, यहाँ माइनिंग का सिस्टम ही नहीं है। देन डिसेंट्रलाइज्ड मेथड फॉर वैलिडेशन, ठीक है, एंड स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी, ये इसके कुछ इंपॉर्टेंट फीचर है। हालांकि फिर एनर्जी कंजम्पशन इसका ज़्यादा है प्रूफ ऑफ वर्क का, एक्सपेंसिव है इक्विपमेंट, है ना, क्योंकि आपको इसमें जो है प्रोसेसर वगैरह लेने पड़ते हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। एंड देन स्लो ट्रांजैक्शन स्पीड, और फिर हाइयर ट्रांजैक्शन फीस भी है, फीस इसमें आपको देनी ही पड़ेगी क्योंकि ट्रांजैक्शन जो है प्रोसेसिंग की बात हो रही है। यहाँ कोई प्रोसेसिंग हो ही नहीं रही, यहाँ कोई प्रोसेसिंग हो ही नहीं रही, जिसके पास स्टेक है वही खुद वैलिडेट कर रहा है। सो इसीलिए फास्ट ट्रांजैक्शन है, एनर्जी एफिशिएंट है, एंड डजंट रिक्वायर एक्सपेंसिव इक्विपमेंट एज वेल। लेकिन पॉसिबिलिटी है कि कॉइन होर्डिंग हो जाए, कोई अमीर आदमी, रिच आदमी आकर के 51% कॉइन्स को वो अपने पास रख ले, समझ रहे हो? तो ये कुछ बातें जो है ये आपको ध्यान में रखनी है कि कौन मोस्ट रिलायबल है, कौन ज़्यादा डिसेंट्रलाइज्ड है, और कौन ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूटेड है, सिक्योरिटी वाइज कौन बेहतर है। तो दैट इज़ प्रूफ ऑफ वर्क। लेकिन इसकी कमी क्या है? हाई एनर्जी कॉस्ट, एनर्जी बहुत ज़्यादा ये यूज करता है, इक्विपमेंट महंगे चाहिए, ट्रांजेक्शन फीस इसकी ज़्यादा रहती है। सिंपल बात है, बाकी कुछ इसमें जो है आपको रटने की ज़रूरत नहीं है,
राइट। आई होप आप ये समझे होंगे, ये समझना जरूरी है, यहाँ से क्वेश्चन अच्छा बन सकता है। क्वेश्चन वो सिंपल ऐसे भी पूछेगा कि प्रूफ ऑफ वर्क और प्रूफ ऑफ स्टेक रिसेंटली न्यूज में थी, ये एक्चुअल में क्या चीजें हैं, तो उसमें बह नहीं जाना है। ये ऑलरेडी है ना, ये जो प्रूफ ऑफ स्टेक काम कैसे कर रहा है ऑलरेडी मैंने बताया हुआ है, ये इसके अंदर की जानकारी है, पढ़ना होगा तो पढ़ लेना, मुझे नहीं लगता ये उतनी ज़रूरी है ना। एक्चुअल में ये काम कैसे करती है, सबसे पहले आपको कहीं पे मान लो, अब हाँ ये नेटवर्क्स जरूरी है, यहाँ से क्वेश्चन पूछेंगे वो कि टेजोस है ना, कार्डानो, या फिर आपका जो पोलकाडोट है, राइट, टेजोस, कार्डानो, पोलकाडोट एटसेट्रा, ये क्या चीज़ें हैं, ये बेसिकली कुछ स्पेशल कॉइन्स हैं विद इन द क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज, सॉरी, जो विद इन द ब्लॉकचेन, ठीक है। ब्लॉकचेन के अंदर भी मान लो अगर आपको स्टेक, ठीक है, खरीदना है, तो स्टेक आप कैसे खरीदेंगे, मान लो इथेरियम की ब्लॉकचेन है, ठीक है, तो स्टेक आप कैसे खरीदेंगे भाई साहब, वो इथेरियम कॉइन इथेरियम ही है, वो इथेरियम की ब्लॉकचेन में आप इथेरियम ही लोगे क्या, नहीं, इसके अंदर अलग से कॉइनीज का सिस्टम है। फॉर एग्जांपल टेजोस, कार्डानो है ना, पोल्काडॉट, तो एक इथेरियम की ब्लॉकचेन के अंदर या फिर किसी दूसरी ब्लॉकचेन के अंदर इस तरीके के इंटरनल इनके अपने है ना कुछ स्टेकिंग कॉइन्स रहते हैं, राइट, तो आपको वो कॉइन खरीदने होंगे, वो कॉइन एक सर्टिफिकेट होंगे कि यस आपने स्टेक खरीदा है, और आपके पास स्टेक की ओनरशिप आ जाएगी पूरे, ठीक है, पूरे ब्लॉकचेन में एक सर्टेन परसेंटेज जितना आप कॉइन खरीदेंगे, तो वो आपके डिजिटल वॉलेट में वहाँ सेव होगा, एक तरीके से वो स्टेक का परसेंटेज वो शो करेगा कि आपका कितना स्टेक है, राइट। फिर उसके बाद आपको अपनी क्रिप्टो करेंसी का एक हिस्सा वहाँ पे लॉक करना पड़ेगा, है ना, ये इसलिए ताकि जो जो स्टेकर है, जो स्टेक होल्डर है, उस स्टेक होल्डर की एक तरीके से वो रिस्पॉन्सिबिलिटी वैलिडेटर की इंश्योर की जा सके, कि वैलिडेटर अगर बैठ करके कोई ट्रांजैक्शन वैलिडेट कर रहा है, तो ऐसा नहीं होगा कि वो अपनी पावर का मिसयूज करे या फिर मैलिशियस हो, कम से कम गारंटी के तौर पे, एक तरीके से कोलेट्रल के तौर पे लॉक करवाता है वो वैलिडेटर अपनी क्रिप्टो करेंसी, राइट। तो दिस इज अ दिस इज अ मैकेनिज्म बेसिकली, कि आप पहले क्रिप्टो करेंसी में शेयर अपना स्टेक एक्वायर करेंगे, वो स्टेक रिकॉर्ड होगा, उसके अकॉर्डिंग ही आपको वोटिंग राइट मिलेंगे, राइट। और अगेन अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी सेट करने के लिए, राइट, इवन आपको अपनी क्रिप्टो करेंसी को लॉक भी करवाना पड़ेगा वहाँ, ठीक है। अगर कोई भी आपकी नेगेटिव एक्टिविटी वहाँ डिटेक्ट होती है, तो पूरा जो ब्लॉकचेन नेटवर्क है वो आपकी जो वहाँ पे वोटिंग पावर्स है, एक तरीके से जो प्रेजेंस है, उसके लॉक्ड क्रिप्टो करेंसी को वो, ठीक है, खा जाएगा बेसिकली, राइट। सो दिस इज अबाउट योर वर्किंग ऑफ द स्टेकिंग टेक्नोलॉजी। दूसरा, कि क्या हैकिंग से ये फ्री है, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, इज अ ब्लॉकचेन नेटवर्क फ्री फ्रॉम हैकिंग, नो, एवरीथिंग दैट इज ऑन साइबर स्पेस, इवन क्वांटम कंप्यूटर्स, दे आर ऑल्सो prone टू हैकिंग। ये कुछ रिसेंट न्यूज है, आपको जानना नहीं है कि एक्चुअल में ये क्या हुए, कहाँ पे ये हुए, कोई ज़रूरत नहीं है इसका, राइट। ये कुछ कंपनियां हैं जहाँ पे जिनके ब्लॉकचेन वॉलेट से पैसा निकाल दिया गया, इतना पैसा निकाल दिया गया 1.07 बिलियन एटसेट्रा। तो ब्लॉकचेन का ना सिर्फ हैकर्स अपने लिए रैंसम वसूलने के लिए यूज करते हैं बेसिकली, फॉर एग्जांपल बिटकॉइन वगैरह हो गया, बल्कि अब जो है हैकर्स इनको इस नेटवर्क को ही, एक्सचेंजेस को हैक कर रहे हैं, बिटकॉइन के एक्सचेंजेस एटसेट्रा को हो गए, राइट, एक्सचेंज को हैक कर जाएंगे, वहां से वो बिटकॉइन चोरी कर लेंगे या फिर किसी भी दूसरी करेंसी को चोरी कर लेंगे। अब देखो एनएफटी पे ये क्वेश्चन आया हुआ था, सिंपल, एनएफटी पे जो भी चीजें आनी थी वो इन तीन स्टेटमेंट्स में है, राइट, कि इट इज अ डिजिटल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फिजिकल एसेट, यस, दे आर यूनिक क्रिप्टोग्राफिक टोकन्स दैट एग्जिस्ट ऑन ब्लॉकचेन, राइट, यस, देन दे कैन बी ट्रेडेड एट इक्विवेलेंसी, नो। देखो एक्चुअल में एनएफटी बेसिकली क्या है, इनका नाम ही है नॉन फंजिबल टोकन। फंजिबिलिटी से हमारा क्या मतलब होता है, फंजिबिलिटी इज बेसिकली, जब हम कहते हैं कि समथिंग इज फंजिबल, दैट मीन्स यू कैन एक्सचेंज इट बाय ब्रेकिंग इट, समझ रहे हो, आप ब्रेक करके अगर किसी चीज को एक्सचेंज कर पा रहे हैं, दैट इज योर फंजिबिलिटी ऑफ समथिंग, राइट। अगर आप उसकी वैल्यू को ब्रेक या फिर इक्वल वैल्यू पे उसे एक्सचेंज कर पा रहे हैं, दैट इज योर फंजिबिलिटी। फॉर एग्जाम्पल 10 रुपए होते हैं, 10 रुपए की इक्वल वैल्यू की आपको मान लो 10 रुपए का एक बिस्कुट मिल जाएगा, है ना, आप इस 10 रुपए की, है ना, इस 10 रुपए को बिस्कुट के साथ ट्रेड कर पा रहे हो, 10 रुपए के, है ना, एक एक रुपए के सिक्के हैं, उसके साथ एक्सचेंज कर पाओगे। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आपको 10 रुपए की वैल्यू दे देगी, बट एनएफटीज ऐसी चीजें हैं जिसका, है ना, जिसकी अपने में कोई वैल्यू नहीं होती, समझ रहे हो।
इसकी वैल्यू आप इक्वेट कर ही नहीं सकते मॉनेटरी टर्म्स में। फॉर एग्जाम्पल एनएफटी क्या हुआ, एनएफटी कुछ भी ऐसी चीज हो सकती है। मान लो आपने पेंटिंग बनाई, बट ऑल दो हम जो है पेंटिंग्स की मार्केट वैल्यू लगा लेते हैं, पेंटिंग को हम ट्रेड कर लेते हैं, लेकिन वो अपने आप में इंट्रिंसिक है उसकी वैल्यू, है ना। आप ये नहीं कह सकते कि ये पेंटिंग जो है 1000 रुपए की है। कौन सी बेसिस पे आपने ये बात बोली, है ना। वही पेंटिंग आप अगर कहीं बड़े म्यूजियम में ठीक है जाकर के बेचो, उसकी अलग कीमत कीमत होगी। वही पेंटिंग अगर आप कहीं सड़क में चौराहे में बेचो, उसकी अलग कीमत होगी, है ना। तो ऑल्दो ये ट्रेड आप कर पा रहे हैं, लेकिन उसकी आप कोई सेट कीमत नहीं, है ना, कोई एक पर्टिकुलर कीमत नहीं लगा पा रहे हैं। ट्रेड हो रहा है किस कीमत पे, मुंह बोली एक तरीके से, ठीक है, जो इंसानों को सही लगे। इसीलिए तो एनएफटीज ट्रेड हो रहे हैं, एनएफटीज आर ट्रेडेबल, ठीक है। कई लोग एनएफटी के चक्कर में, है ना, एक मुझे याद है, एक आदमी ने कुत्ते की एक बिल्कुल ऐसी धुंधली जैसी इमेज, बिल्कुल ऐसी इमेज बना दी, राइट, और फिर वो बेच दी। वो पता नहीं कितना 100 करोड़ से ऊपर का था, इतने का बेची उसने। वो एक फोटो है, एक फोटो का पीस। लोग इतने पागल हो गए एनएफटी के लिए, समझ लो। तो एनएफटी बिक रहे हैं डेफिनेटली, ट्रेड हो रहे हैं डेफिनेटली, बट क्या इनकी वैल्यू लगाई जा पा रही है? भाई क्या ही वैल्यू थी उस कुत्ते की पेंटिंग की, ठीक है, उससे बढ़िया मेरा कुत्ता ड्रॉ करे, समझ रहे हो। फिर भी क्योंकि वो अजीब थी इसलिए वो परचेज हो गई, लेकिन उसकी वैल्यू अपने आप में कुछ नहीं थी, है ना। सो एनएफटी इज नेवर इक्वल टू अनदर थिंग। इसीलिए ये इसीलिए ये नॉन फंजिबल है, नाम ही इसका मतलब ये होता है। क्वेश्चन यही पूछा था इन्होंने कि दे कैन बी एक्सचेंज्ड एट इक्विवेलेंसी, नो दे आर नॉट इक्वल टू एनी अदर थिंग। NFT means they are not mutually interchangeable. Every art is different from others, making it non-fungible and unique. Right? Anything that can be converted into digital form can be an NFT. Even ये मैं जो यहाँ पे पेन, है ना, मैं अगर यहाँ पे बहुत बदतमीजी करूँ और ये पेन की ऐसी लाइनें 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 ये लगा लूँ, ये कल को अगर मैं बेचना चाहूँ इसका अच्छा NFT बनेगा। ये देख लो कि वाह भाई वाह क्या पेंटिंग बना दी भाई ने, है ना। कोई ट्राई कर लो, कॉइन एक्स वगैरह एक्सचेंज है कुछ ऐसे, है ना, ये देख लो इसका अच्छा एनएफटी बनेगा, तो वाह भाई क्या पेंटिंग बनी है, राइट। तो ये कुछ भी एनएफटी बन सकता है, जो भी डिजिटल फॉर्म में आप क्रिएट कर सकें वो एनएफटी हो सकता है। इसमें कुछ भी, ड्राइंग हो गया, फोटो वीडियो जीआईएफ, है ना, ये सब चीजें, गेम हो गया, सेल्फी हो गया, ये पीपीटी हो गया, सब चीजें वो एनएफटी में आ रही है। देन देयर इज अ नीड फॉर क्रिप्टो करेंसी वॉलेट एंड एनएफटी मार्केट प्लेस वेयर वन कैन बाय एंड सेल एनएफटीज। तो ये कुछ एक ऐसे मार्केट प्लेसेस होते हैं जहाँ पे आप जो है एनएफटी को बाय सेल कर सकते हैं। जैसे ओपन सी वगैरह हो गया, इसमें मेरा भी एक अकाउंट था, अब मैंने डिलीट कर दिया। देन रेरिबल हो गया, फाउंडेशन हो गया, ओपन सी तो याद रख ही लेना। ओपन सी क्या है, बेसिकली एनएफटी का एक्सचेंज है, ये मार्केट प्लेस है एक तरीके से। दिस इज अबाउट योर एनएफटी। बाकी इसमें कुछ भी आपको आई डोंट थिंक कि कुछ याद रखना है। और बाकी यस, एनएफटी को ये याद रखना है कि इंडिया में 2022 से 30% जो है टैक्स, जितने भी आपके वर्चुअल डिजिटल एसेट्स हैं उन पे 30% टैक्स लगता है, ये याद रखना, ठीक है। ये थोड़ा फाइनेंस बिल से रिलेटेड है, हालांकि ये है ना साइंस एंड टेक्नोलॉजी का इससे कुछ लेना देना नहीं है। तो उसमें एनएफटी भी आ रहे हैं, उसमें ब्लॉकचेन भी आ रही है, ठीक है, मतलब आपके क्रिप्टो करेंसी भी आ रही है। इन सब पे जो है 30% टैक्स अब लगता है इंडिया में, नंबर वन। नंबर दो, एनएफटी को रेगुलेट करने के लिए ईयू ने रिसेंटली अपना एक लॉ भी लाया है, तो ऐसे वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं, राइट। दो कि ये लॉ किसने लाया हुआ है, दैट इज एनएफटी की रेगुलेशन के लिए, तो ईयू का एक लॉ है बेसिकली, क्लियर। तो ये कुछ बातें आपको जो है याद रखनी है। उसमें सर्विस टोकन वगैरह हो गया, राइट, ये सब टोकन्स उसमें ऐड होते हैं। अब ये एनएफटी कई तरीके की हो सकते हैं, इसमें आप अपने, ठीक है, इवन जो जमीन जायदाद के रिकॉर्ड है, अपने सर्विस के रिकॉर्ड है, म्यूनसिपल सर्विस के रिकॉर्ड है, ये सब चीज़ें आप इसमें रख सकते हैं, ठीक है। एक ऐसा ही टोकन जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एनएफटी है, एक ऐसा ही एनएफटी है सोल बाउंड टोकन, लेकिन ये एनएफटी के इन बेसिक फीचर से अलग है। ये एनएफटी ट्रेड हो सकता है, ये ट्रेड नहीं हो सकता सोल बाउंड टोकन, समझ रहे हो। ये सोल बाउंड टोकन न्यूज में है, ये आपको थोड़ा पता होना चाहिए। जैसे नाम पता चल रहा है, नाम से ही पता चल रहा है कि ये सोल के साथ बाउंड है, आपकी एक तरीके से सोल के साथ बाउंड है, आपकी आइडेंटिटी के साथ ये बाउंड है, समझ रहे हो। बाकी कुछ नहीं है। सोल बाउंड टोकन बेसिकली क्या है, फॉर एग्जाम्पल मान लो आपके 10th का सर्टिफिकेट है, ये आपकी आइडेंटिटी का हिस्सा है। ये 10th का सर्टिफिकेट किसी और का सर्टिफिकेट हो सकता है क्या? नो। आप इसे किसी के साथ ट्रेड कर सकते हैं क्या? नो। ये आपका सर्टिफिकेट है भाई, ये आप ही की आइडेंटिटी है, आप अपने बाप को भी नहीं बेच सकते हैं ये, समझ रहे हो बात को, कहीं डालेगा वो।
कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो आपकी सोल के साथ बाउंड है। आपका आधार कार्ड हो गया, आपका अदर चीज़ें हो गई, राइट? आपके 10th का रिकॉर्ड, आपका मेडिकल रिकॉर्ड हो गया। मेडिकल रिकॉर्ड अगर बनाना है तो एक सोल बाउंड टोकन क्रिएट किया जा सकता है जो आपकी आइडेंटिटी के साथ लिंक होगा। आपका कोई एक आईडी कार्ड होगा, फॉर एग्जांपल आधार, आधार के साथ लिंक करके आप सोल बाउंड टोकन क्रिएट कर सकते हैं। दिस इज बेसिकली योर सोल बाउंड टोकन। सो दे आर नॉन फंजिबल टोकन दैट पर्सन कैन अर्न based on their part of their job, education history, etc. Unlike regular NFTs, they are non-transferable. They are non-transferable. They are non-tradable as well. है ना? Though people can revoke them if they choose. हालांकि वो रिवोक जरूर कर सकते हैं बट ट्रांसफर नहीं कर सकते किसी और को। यहाँ से क्वेश्चन बनाएगा वो, याद रखना। देन जो सोल बाउंड टोकन है, दे वुड रिप्रेजेंट ए पर्सन्स रेपुटेशन, एक्म्प्लिशमेंट्स, ठीक है, सर्टिफिकेट्स एक्सेट्रा, एक्सटेंडेड रिज्यूमे एक्सेट्रा। फॉर एग्जांपल कंपनी कैन प्रोवाइड रिकमेंडेशन लेटर टू एम्प्लॉयज एज एसबीटी। तो ना फिजिकल फॉर्म में ना देते हुए वो डिजिटल फॉर्म में रिकमेंडेशन लेटर एटसेट्रा भेज दें। When universities start issuing degrees etc. as soul-bound tokens, employees begin giving SBD to workers etc. मतलब ये जो क्रेडेंशियल वगैरह मान लो अगर दिए जा रहे हैं तो ये सब चीज़ें आप सोल बाउंड टोकन के थ्रू दे सकते हैं। आइडेंटिटी लिंक्ड होगा ये, है ना? ये सोल वॉलेट्स में आपके जो है स्टोर होगा। अब मान लो अगर आपने सोल वॉलेट खो भी दिया तो आप इसकी की जरूर ले सकते हैं, ठीक है? आप इसके लिए इवन किसी और को स्टेक होल्डर बना सकते हैं, किसी और को अपने अपने जो आपका अकाउंट है उसका गार्जियन बना सकते हैं, ठीक है? तो ये सब चीज़ें जो है, मान लो अब पता क्या स्टेटमेंट वो यहाँ से दे देगा कि सोल बाउंड टोकन एक ऐसी चीज़ है जो कि सोल वॉलेट में, ठीक है, जो सोल वॉलेट्स में स्टोर होती है। अगर सोल वॉलेट की आपने खो दी तो ये रिट्रीव नहीं हो सकती। स्टेटमेंट ऐसा बदतमीजी वाला वो देता है, कुछ भी दे देता है। ये देखो पीछे जो हमने फर्स्ट में क्वेश्चन देखा, इसमें चीज़ उन्होंने यही पूछी थी, ये जो है ना, कि द स्ट्रक्चर एंड डिजाइन ऑफ ब्लॉकचेन इज सच दैट ऑल डेटा इन इट इज अबाउट क्रिप्टो करेंसी ओनली। नो, समझो क्वेश्चन वो ऐसे ही दे रहा है, स्टेटमेंट इतनी ही बुरी वो दे रहा है बना करके कुछ भी। ऐसे ही वो यहाँ पे सोल बाउंड में दे देगा कि अगर आपने अपनी सोल लूज कर ली तो आप उसे वापस नहीं ले सकते फिर। नो, इट कैन ऑलवेज बी रिट्रीव्ड, ये वॉलेट कैन ऑलवेज बी रिट्रीव्ड। ये कुछ बातें जो है आपको बस इतनी ध्यान रखनी है। सोल बाउंड टोकन अनलाइक अदर एनएफटीज, ये जो है आपका ट्रेड नहीं हो सकता है ना, ट्रांसफर भी नहीं हो सकता है क्योंकि ये आपकी सोल के साथ बाउंड है, आपकी आइडेंटिटी के साथ बाउंड है। क्लियर? सो ये देखो वेब 3.0 जो कि डिसेंट्रलाइज्ड वेब है। आगे हम देखेंगे नेटवर्क टेक्नोलॉजी में कि वेब 3.0 क्या है। बेसिकली इट इज़ अ डिसेंट्रलाइज्ड वेब टेक्नोलॉजी। तो इसमें ये बहुत ट्रस्टलेसनेस है, ठीक है, इसमें वेब 3.0, क्योंकि ये डिसेंट्रलाइज्ड है, मतलब कोई भी इसमें अपना डेटा डाल रहा है, कोई भी इसमें क्रिएटर है। दिस इज योर वेब 3.0। कोई सेंट्रल डेटाबेस नहीं है। एज कंप्यूटिंग में ये बेस्ड है ज़्यादा। अब ये एज कंप्यूटिंग एटसेट्रा क्या होती है, इसमें PYQ आए हुए हैं, ये हम आगे देखेंगे। तो वेब 3.0 जब सारे लोग सोवरेन है तो डेफिनेटली ट्रस्ट कम हो जाता है। तो यही ट्रस्ट वगैरह के इशू को दूर करने के लिए सोल बाउंड टोकन जो है, टोकन जो है, ये एक बड़ा रोल अपना प्ले कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कई चीज़ें हैं, ये मैंने इसीलिए यहाँ पे ऐड किया बेसिकली कि सोल बाउंड टोकन की कुछ एक टर्म्स है जैसे डेफी। इसका मतलब होता है डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस। तो जो आपका ब्लॉकचेन पे फाइनेंशियल एक्टिविटी हो रही है उसी को हम रेफर करते हैं डेफी। तो ये क्वेश्चन बन सकते हैं कि जो डेफी है यूजुअली डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस, ये रिसेंटली न्यूज़ में है, ये किस चीज़ के बारे में है? ब्लॉकचेन के बारे में, राइट? द डिसेंट्रलाइज्ड ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन, ये किस चीज़ के बारे में है? ठीक है, ये भी आपके वेब 3.0 या फिर डिसेंट्रलाइज्ड नेटवर्क टेक्नोलॉजी है एक, राइट? जिसमें जो ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है वो वेरीफाई कर रही होती है डेटा, ठीक है, वेरीफाई कर रही होती है डेटा किसी भी पर्टिकुलर नोड की, या फिर जैसे हम कहें किसी भी पर्टिकुलर पर्सन की जो अपना डेटा ऐड करना चाह रहे हैं कहीं पे चेन में। तो उसके लिए कुछ ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशंस बनाई जाती है, डिसेंट्रलाइज्ड ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशंस, हु विल वेरीफाई द डेटा कि यस जो डेटा डाला हुआ है वो सही है। तो ऐसी चीज़ें जो है वो पूछी जा सकती है बीच में कि ये क्या चीज़ें हैं, ट्रस्ट है ना, ये डेफी क्या है, वगैरह वगैरह, थोड़ी बहुत बातें इसके बारे में पता होनी चाहिए। हाँ, नेटवर्क टेक्नोलॉजी अब कल के लेक्चर में देखेंगे, ठीक है। इसमें थोड़ा ज़्यादा टाइम लगाएंगे, 2 या 3 लेक्चर, क्योंकि इसमें PYQ बहुत है, बहुत ही ज़्यादा है, और इससे क्वेश्चन आते ही हैं, 2 से 3 क्वेश्चन आते ही हैं नेटवर्क टेक्नोलॉजी से। इसमें क्वेश्चन है ना, ये 2-3 लेक्चर लगाएंगे। उसके बाद अराउंड 2 लेक्चर और लगेंगे आपके जो स्पेशली बैटरी टेक्नोलॉजीज एटसेट्रा है।
फिर अपना बायोलॉजी, उसमें तो मज़े से जितना टाइम लगा सके उतना लगाएँगे। उसमें मैं रिकॉर्ड नहीं करूँगा क्योंकि बायोलॉजी भाई साहब क्वेश्चन आने ही हैं, 4 से 5 आने ही हैं। आने मतलब आने हैं, वो कन्फर्म है। तो उस पे हम ज़्यादा टाइम लगाएँगे ज़रूर, बायोलॉजी और एग्रीकल्चर, राइट। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।